डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 2 है उसका जो चैप्टर 2 है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पे किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे और स्वतंत्रता के बारे में किस प्रकार के राजनीति के जो व्यक्ति हैं या हमें कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय थी, उन्होंने किस चीज़ के बारे में क्या कहा है। कई थ्योरीज हमें देखने को मिलती है, हम उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, इसके स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या, इन दोनों के बीच में क्या अर्थ है, इनके बीच में क्या व्याख्या की जाएगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम हानि सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हानि सिद्धांत किस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से इनके बारे में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, इससे जुड़े हुए जो जो एक स्वतंत्रता के बेसिस हमने आज तक पढ़ा है कि हमारा ये अधिकार है या हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। किस तरीके की स्वतंत्रता प्राप्त है, किस तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं, स्वतंत्रता की बेसिक चीज़ें क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का जो उत्पन्न है वह लिबर्टी शब्द से हुआ है। लिबर्टी लैटिन भाषा का शब्द है जो लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक है, सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों और सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है कि मानव जो चाहे जैसा करे करने का जो अधिकार होता है उसे कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानव को उस कार्य करने के लिए जो अधिकार देना जिसके वह योग्य है। व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। इस प्रकार की जो सारी स्थिति होती है उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इसके बारे में, देखिए यह बहुत लंबा जो टाइम पीरियड चला आया है उसके बाद हमें स्वतंत्रता के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन या कह सकते हैं एग्जैक्ट चीज़ें पता चली हैं। देखिए, इसका कोई सीधा सपाट उत्तर है ही नहीं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, तब हम कह सकते हैं ठीक है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होता है, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। यह दोनों पहलू स्वतंत्र समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक स्वतंत्र समाज वहाँ होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास के लिए संभव समर्थ बनाएगा। मतलब कि समाज में किसी भी प्रकार की ज़्यादा जितनी कम आपके ऊपर रोक टोक होगी या जितनी कम आपके ऊपर प्रतिबंध होंगे उतना ही हमारा समाज स्वतंत्र होगा। देखिए, दो प्रकार की हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है यहाँ पे। एक होता है हाब्स के अनुसार। हाब्स के अनुसार इसे जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा जा सकता है जो प्राकृतिक अवस्था से उपलब्ध होती है। और वॉरकर के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? वॉरकर के अनुसार स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व विकास की सुविधा और इसके साथ साथ तर्क संगम बंधन। 20वीं शताब्दी में हमें कई प्रकार के जो महान राजनीतिक या बोलते चिंतक मिलेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की। इनके व्यक्तियों ने समाज में भेदभाव, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों के विरोध के लिए किया और अपनी जो स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। हम सभी को पता ही, देखिए हम कहते हैं भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम या अफ्रीका में भी जिस तरीके के स्वतंत्रता संग्राम हमें देखने को मिलता है वह इसीलिए हुआ है। ये लोग स्वतंत्रता के पर्याय माने जाते हैं, तो इन्होंने अपना अधिकार, अपनी चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम कई प्रकार के स्वतंत्रता के प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता हो उसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए आराम से कर सकता हो, उसे हम कहेंगे कि वह प्राकृतिक स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार आएगा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? इसमें निजी मामलों में जो विकल्प की स्वतंत्रता होती है, जीवन की सुरक्षा होती, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता जहाँ पे होती है उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर आता है राजनीतिक स्वतंत्रता।
ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता में राष्ट्र के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन की नीतियों और कार्यों को समर्थन करना और इसके साथ साथ विरोध करने के अधिकार को भी हम अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। ठीक है। फिर आता है आर्थिक अधिकार। किसी भी लाभकारी पद या कारोबार करने का अधिकार, किसी भी पद पे जाने का अधिकार, अभाव से मुक्ति का अधिकार, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने का जो अधिकार होता है उसे हम कहेंगे एक तरीके से आर्थिक अधिकार ना। फिर हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। कोई भी धर्म अपने अपने धर्म के नियमों को पालन करने का अधिकार, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की जो आज़ादी है उसके अनुसार जिस तरीके से व्यक्ति चले उसके अधिकार को हम धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्र में अपने राष्ट्र को मानने का अधिकार, राष्ट्र के साथ अब राष्ट्र के हित में चीज़ें करने का अधिकार, इसको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहेंगे। फिर हम देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसका मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। देखिए, एक जो प्रमुख राजनीतिक है उन्होंने अपनी पुस्तक, जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हो। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन व्यक्तियों को भी मिलनी चाहिए जिनकी स्वतंत्रता, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनकी जो विचार हैं वो करंट सिचुएशन में सही है और सही या गलत हैं। ठीक है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हमेशा हमारे यहाँ कभी ना कभी, हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में कभी ना कभी विवाद की स्थिति बनी ही रहती। ठीक है। कई बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म हम देखते हैं, कई चीज़ों पे हमें कई बार लोग सेंसर लगाते हैं या इन पे प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। ठीक है। क्यों उठती है? क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने वो किताबें, रचनाएं की हैं किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, वह लोगों को पसंद नहीं आती। वह समाज का एक तबका होता है जो वह उन चीज़ों के बारे में बाहर नहीं लाने देना चाहता, या उनको ऐसा लगता है कि उनका विरोध किया जाएगा, या उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है या उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में विरोध किया जा रहा है, और उससे लोगों के बारे में, लोगों की आस्थाओं पे या लोगों के जो विचार हैं उन पे ठेस पहुंचती है। इसलिए हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके के प्रतिबंध लगाने की मांग की जाती है। ठीक है। और जो इस तरीके के प्रतिबंध होते हैं वह आसान है, वह तत्कालीन मांग को पूरा भी कर देते हैं, लेकिन समाज की स्वतंत्रता में हम जब देखेंगे तो यह बहुत खतरनाक चीज़ है जब हम लॉन्ग रन में चीज़ें देखते हैं। क्योंकि इस बार हमें प्रतिबंध लगाने से जो होता है ना कि हमारे अंदर प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह चीज़ें गलत हैं। वह चीज़ें उस समय के लिए सही नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि वह चीज़ें गलत सही हो जाए, या उस तरीके की जो चीज़ें हैं उससे समाज में जागरूकता फैले। लेकिन हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि जो स्वतंत्रता है वह बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। हम ये महसूस करते हैं कि कई प्रकार की सीमाएं हैं, जो सीमाएं बनाई गई हैं उन सीमाओं के अंदर ही हमें किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है। और यह प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक सत्ता के खिलाफ हम कुछ गलत ना कहें या कुछ गलत बोले ना। अब हम जानते हैं सबल तर्क के बारे में। देखिए, 4 सबल तर्क दिए गए हैं। कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, उसमें सच्चाई का कुछ अंश हो सकता है। दूसरा, सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि विरोधी विचारधाराओं के टकराव से पैदा होता है। तीसरा, जब किसी व्यक्ति के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। और चौथा तर्क है, आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार नहीं है वह आने वाले समय में मूल्यवान हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये अभिव्यक्ति के लिए ही जो 4 तर्क दिए गए हैं। ठीक है। अभिव्यक्ति की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिबंध लगा देते हैं लोग। जरूरी नहीं है ना कि जो चीज़ें आज आ रही हैं या जो चीज़ें हम आज के समय हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, आज से अगर हम 20-30 साल पहले भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज की सोसाइटी में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं हर तरीके से। फिल्म के रूप में देख सकते हैं, बुक्स के फॉर्म में देख सकते हैं, नाटक, राजनीति, हर चीज़ में। तो किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा के हम उस चीज़ की रोक कर देते हैं। लोगों के अंदर विचारों को उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है वही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वह सही नहीं है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। नियमों व कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके,
यह सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने चाहिए, और यह प्रतिबंध जो है वह अनिवार्य होने चाहिए। मानव समाज में रहता है, उसके कई प्रकार के कार्यों से लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, इसलिए इसका सामाजिक जो जीवन है वह बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे तर्कयुक्त बंधनों के बारे में कहा गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बंधन लगा दो, हर चीज़ के बारे में तर्क देना जरूरी है। इसके समर्थक कौन कौन है? TH ग्रीन और प्रो बर्लिन हमें देखने को मिलते हैं इसके समर्थन के रूप में। इसके अलावा हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक भाव में यह निहितार्थ है कि ये ऐसी स्वतंत्रता हो जहाँ पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध जो होते हैं वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो, व्यक्ति को कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना देखने को मिले। इन प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? स्वतंत्रता के प्रतिबंधों पर स्रोत क्या है? इन पर स्रोत हैं बलपूर्वक व कानून के माध्यम से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रभुत्व होता है और बाहरी नियंत्रण होता है। कल्याणकारी राज्य, राज्य कई प्रकार की योजनाएं बनाता है जिसके कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आर्थिक असमानता के कारण, सामाजिक असमानता के कारण हमें कई प्रकार के प्रतिबंध आज की स्थिति में भी देखने को मिलते हैं। आज भी हमारे देश में कई प्रकार के कानून है, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं जो इनके प्रतिबंध की स्रोत है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। इन प्रतिबंधों की आवश्यकता है कि सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, दूसरे व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति हेतु और मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने के लिए, वह जीने के तरीके को विकसित करने के लिए। देखिए, हम एक तरीके से एक चीज़ देखें कि हर चीज़ की अति आवश्यक नहीं है, ठीक है, और अति नुकसानदायक होती है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो लोग अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता पे हनन हो सकता है। इसलिए कई प्रकार के कानून बनाए गए, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि लोगों के धार्मिक विचार या धार्मिक स्थितियाँ या लोगों के बीच में वैसे भी टकराव ना हो, और इन चीज़ों से रोकने के लिए हमें कई प्रकार के कानून या कई प्रकार के प्रतिबंध देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं उदारवादी बनाम जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके बारे में। उदारवादी क्या होता है? उदारवादी ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतमता का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपाय की जरूरत है। सकारात्मक उदारवादी जैसे कि हॉब्स, लॉक और लॉस्की यह समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, सार्वजनिक हित में व्यक्तियों के सर्वोत्तम विकास के उपलक्ष्य के लिए को उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का भी यह समर्थन करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उदारवादी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों को अधिक वरीयता देखता है। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। फिर आती है मार्क्सवादी धारणा। मार्क्सवादी या समाजवादी जो धारणा होती है वह सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देती है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ वर्ग में जो लक्ष्य है वह विभिन्न वर्गों के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए उनका मानना है कि जब तक पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसे समाप्त करके वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था नहीं आ सकती, तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है और वह देखने को नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं किस तरीके से स्वतंत्रता संबंधी विचार पे JS मिल के विचार हैं। ठीक है, JS मिल के क्या विचार हैं? JS मिल के दो विचार हैं। उनका मानना है कि वह 3 प्रकार के कार्यों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के कार्य, सहसंबंध कार्य, परसंबंध कार्य। व्यक्ति के 2 प्रकार के कार्य हैं, सहसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य। सहसंबंध कार्य वे होते हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्य करने वाले व्यक्तियों पर पड़ते हैं। इन कार्यों के निर्णय में राज्य व किसी बाहरी सत्ता की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। इसके अलावा परसंबंध कार्य वे होते हैं जिससे कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी यह प्रभाव डलता है। ऐसे कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इन पर बाहरी प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। मतलब इन पर हमें देखेंगे कि सरकार द्वारा कई बार प्रतिबंध देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं हानि का सिद्धांत क्या है। परसंबंध कार्यों से एक दूसरे को हानि होती है, किसी दूसरे को हानि होती है, इस कारण से उस पर हमें औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना दिखता है। ठीक है, राज्य के किसी व्यक्ति के
व इच्छा के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसे किसी व्यक्ति को हानि से बचाना होता है। इसी को हम हानि का सिद्धांत कहेंगे कि मतलब कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पे इसलिए रोक लगाई गई है या इसलिए प्रतिबंध लगाई गई है ताकि वह बाकी लोगों के, बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी स्वतंत्रता पे या उनके खिलाफ कोई गलत कार्य ना करे या उनकी स्वतंत्रता को हनन ना करे। ठीक है, इसे हम हानि का सिद्धांत के रूप में कहते हैं। हमें देखते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा की क्या उपाय है। देखिए, अभी जब हमने स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि क्यों होती है, कैसी होती है, किस प्रकार की चीज़ें होती। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के क्या उपाय है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट यही है। जब एक लोकतंत्र की स्थापना होती है तब हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के साथ अच्छे तरीके से उनको संभाला जाता है और उनको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो हमें अपने देश में देखने को मिलता है। मूल अधिकार हमें व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने की। उन्हें कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता मिलती है, रहने की, निवास करने की, पढ़ाई की, और कई प्रकार के अधिकार भी मिलते हैं। कानून का शासन, जब तक किसी भी प्रकार का लॉ अच्छा नहीं होगा, किसी भी देश की लॉ में कोई फ्लॉ होता है या कानून अच्छे से पालन नहीं होता है, लोगों की स्वतंत्रता का हनन देखने को लगातार मिलता है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जैसे हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे लोगों की स्वतंत्रता में बचाव होता है। किसी के मूल अधिकार अगर देखते हैं कि मूल अधिकार लोग नहीं मानते या मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वह उस पर डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जब हम ये देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को शक्ति नहीं मिली है, जबकि शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है वह केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पे बटा हुआ है, तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का आराम से बचाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को या सिर्फ केंद्र को सरकार की तरफ से वहाँ पे हम सिर्फ शक्तियाँ देखेंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों की स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट बोलने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, शक्तिशाली विरोधी दल, देखिए कहते हैं ना कि एक देश की राजनीति के लिए, एक अच्छी राजनीति के लिए, हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विरोधी दल हो वह उतना ही शक्तिशाली हो ताकि वह उन्हें काउंटर कर सके। ऐसा अगर हमें विरोधी दल शक्तिशाली देखने को नहीं मिलेगा तो जो सत्तारूढ़ के पक्ष के लोग हैं वह किसी भी प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट कोई ऐसी बड़ी पावर खड़ी नहीं होती है। ठीक है, इससे कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोगों की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। आर्थिक समानता, आर्थिक स्तर पर समानता बहुत ज़रूरी है, वरना जो दबे कुचले या जो गरीब लोग हैं उनके स्वतंत्रता का हमें बहुत बार हनन देखने को मिलता है। और ऐसा अगर हम देखें तो सोसाइटी में हमें बहुत बार देखने को मिला भी है। किसी भी प्रकार के लोगों को विशेषाधिकार ना होना। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को, SC ST OBC कई जगह हमें वहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल कोटा देखने को मिलता है। वह कोटा क्यों है? वह उनके विशेष अधिकार है, क्योंकि कई बार उन स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि उन्हें बराबर का अधिकार मिले। जनमत का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक सामान्य नागरिक अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जागरूक नहीं होता है तब तक हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का हनन आसानी से होता है। जब तक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह उसका क्या अधिकार है, तब तक वह अपनी स्वतंत्रता का हनन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो यह सब चीज़ें वह है कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हमें देखने को मिलता है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अनुभव का अभाव है, लेकिन अब हम यह महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। ठीक है, जब हम विकल्प चुनते हैं तो हम अपने कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। देखिए, सही निर्णय लेने, उपलब्धों के विकल्पों को जांच करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे देश की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी ज़रूरत राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करने के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। अब आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो इसका उत्तर है राजनीतिक स्वतंत्रता। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।